अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू वुड बी डूइंग ग्रेट। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो है वो वेकेशंस हो चुकी हैं, हॉलीडेज़ हैं, ऑफ हैं और अब हम अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमने जो एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको जो है वो लेक्चर इस तरह से रिकॉर्ड करके भेजें ताकि आपका ये ड्यूरेशन जो है, जितना भी विंटर वेकेशंस का जो ड्यूरेशन है, ये आपका ज़ाया ना हो। तो बच्चों, जो टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज़ केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। डीएनए के बारे में आप जानते हैं, डीएनए क्या होता है। ये हेरिडिटी नेचर होती है इसकी। हमारी तमाम तरह कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो डीएनए ने कंट्रोल की होती है। ये पुरानी बातें हैं, हम इनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप ये सारी बातें पहले डिस्कस कर चुके हैं। डीएनए सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेडरिक माइस्चर ने 1869 में। इसने एग्जैक्ट डीएनए तो डिस्कवर नहीं किया, लेकिन इसने एक वाइट सब्सटेंस इसने एक्सट्रैक्ट की थी। और ये इसने चीज़ें लीक कहाँ से थी, ये इसने जो है वो ह्यूमन के कुछ सेल्स लिए थे, साथ में उसने फ़िश के जो है वो स्पर्म्स में से उसने जो है वो ये एक न्यूक्लियन वाइट सब्सटेंस जो कि डिस्कवर की थी। इसने उसको नाम दिया न्यूक्लियन। क्यों? क्योंकि ये इन सेल्स के न्यूक्लियस में से डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसने न्यूक्लियन का नाम दे दिया। और बाकी इसकी नेचर क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन तमाम इंफॉर्मेशंस के बारे में ये कुछ भी नहीं जानता था। ऑलमोस्ट जो है वो 50 ईयर्स तक इसका काम ऐसे ही पड़ा रहा। किसी ने इसके बाद कोई जो भी है कोई और काम नहीं किया, किसी ने कोशिश नहीं की, या किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशंस मिली नहीं। देन 1920 में एक साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, दैट इज़ P.A. लेविन। उसने इस न्यूक्लियन को न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया। इसने इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम क्यों दिया? पहली बात, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्कवर हुआ था। दूसरी चीज़, क्योंकि इसकी जो नेचर थी वो एसिडिक थी, ये एसिडिक पीएच में काम करता था। न्यूक्लिक एसिड इसकी एसिडिक नेचर थी, इसकी वजह से इसको जो है उसने न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया। और उसके बाद हम अगर किसी भी डीएनए के कंपोनेंट्स की बात करें तो हमें पता है कि एक जो डीएनए होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक होती है 5 कार्बन शुगर, तीसरी चीज़ होती है इसमें नाइट्रोजनस बेसिस। तो जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़ा है कि इसके पास एक शुगर होती है जो इसके 5 कार्बन होती हैं, वो 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5। ठीक है, और इसकी 1 के ऊपर जो है वो लगी होती है कोई भी बेस, नाइट्रोजनस बेस, और इसकी ये जो 5 वाली कार्बन है इसके ऊपर लगा होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हमारे पास बन गया है एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। और ये जब न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर ज़्यादा सारे आपस में जुड़ते जाते हैं और तो हमारे पास जो है वो एक पूरे एक चेन बन जाती है, एक स्ट्रैंड बन जाता है। हम कहते हैं कि ये डीएनए है या फिर ये आरएनए है। तो हम डीएनए कैसे बनता है या डीएनए की डेफिनेशन एग्जैक्ट करें तो डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये 3 चीज़ें मौजूद हैं। तो आप कह सकते हैं ये तीनों चीज़ें किसी भी डीएनए का पार्ट भी होती हैं और ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भी पार्ट होती हैं। जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, प्यूरीन्स आती हैं और इसमें पायरिमिडीन्स आती हैं। प्यूरीन्स वो बेसिस होती हैं जिनके अंदर 2 रिंग पाए जाते हैं। देखिए, जैसे एक ये वाला रिंग हो गया, दूसरा इसमें ऐसे करके इस तरह से रिंग होता है, 2 रिंग्स हैं, ये होती हैं प्यूरीन्स। तो हमारे पास जो एडेनिन होती है या फिर जो ग्वानिन होती है, ये दोनों जो होती हैं ना, ये प्यूरीन्स होती हैं। पायरिमिडीन्स होती हैं जिनमें आप कह लो कि जस्ट एक रिंग मौजूद होता है इस तरह से, जैसे कि थायमीन होती है, साइटोसिन होती है, या फिर अगर आप आरएनए की बात करें तो इसमें यूरासिल आ जाती है। ये तीनों जो है ना, ये वो बेसिस हैं जो कि पायरिमिडीन्स होती हैं जिनके अंदर एक रिंग पाया जाता है। अब ये जो एक न्यूक्लियोटाइड बना है, अभी मैंने बात की कि ये ज़्यादा सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये आपस में जुड़ते हैं। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो फिर जो है एक चेन बन जाती है। जैसे भी ये कार्बन नंबर 1, इसके ऊपर कोई भी नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है। कार्बन नंबर दिस इज़ 5 के ऊपर जो है वो कोई भी फॉस्फेट लगा हुआ है। जैसे ये इधर ऑक्सीजन इसका एक, ये और इसका ये। अब यहाँ पर आकर ये लगा होता है, यहाँ पर OH होता है, 3 के ऊपर ना OH लगा होता है। तो इस तरह से इनका जो है वो बॉन्ड बन जाता है। तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड कौन सा होता है? जो कि POC, फास्फोरस ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं एस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पर 2, एक POC ये बन रहा है, दूसरा POC ये बन रहा है। तो ये 2 हैं, इसलिए इसको डाइस्टर लगाया क्योंकि दरमियान में फॉस्फेट है। तो इसका पूरा नाम हो गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
ठीक है, ये पूरा हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसके जवाब में आप बताएंगे कि ये वो बॉन्ड है जो कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। ये फॉस्फेट ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में होता है, और इस तरह से जो है वो आप ये बना कर भी दिखाएंगे कि इस तरह से ये फॉस्फेट बॉन्ड जो है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो बनता है। अब देखें, अब इसका यहाँ पर OH फ्री है जो कि कार्बन नंबर 3 पर लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर कार्बन नंबर 5 का PO4 फ्री है। अब यहाँ पर एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकता है, यहाँ पर भी एक और ऊपर जाके न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकता है। तो ज़्यादा से जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होते जाते हैं तो और एक क्या बन जाता है, एक चेन बन जाती है हमारे पास। उस चेन को ही हम कहते हैं कि ये DNA या फिर RNA का जो स्ट्रैंड जो है वो बन चुका है। जितने मर्जी अटैच करते जाएं, ये फ्री एंड दोनों जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे। दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5 एंड, ठीक है। उसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर जो था वो इसकी जो न्यूक्लियोटाइड की बेसिक जो था न्यूक्लियोटाइड के बारे में था। आगे हम इन बेसिस की बात करते हैं। ये जो दो बेसिस है ना, ये जो चार जहाँ पर जो मैंने लिखी हैं, इनका प्रोपोर्शन, इनकी परसेंटेज, इनकी बॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी DNA के स्ट्रक्चर में। अभी इरविन चरगफ एक और साइंटिस्ट था जिसने जो है वो इन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी इन नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। उसने कहा था कि जो एडनिन होती है ये हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाती है, जो गवानीन होती है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है। कभी भी एडनिन गवानीन के साथ और जो थायमीन होती है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती। और उसके बाद जो है वो इनका प्रोपोर्शन, एडनिन का हमेशा थायमीन के इक्वल प्रोपोर्शन होता है, गवानीन का साइटोसिन के प्रोपोर्शन इक्वल होता है। इनके इनकी बॉन्डिंग क्योंकि एक जैसी होती है, इन्होंने एक दूसरे के साथ बाइंड करना होता है, इसलिए इनका प्रोपोर्शन भी इक्वल होता है। अब ये जो इसने रेगुलरिटीज़ बताई थी कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसकी सिग्निफिकेंस के ये यस ये इंपॉर्टेंट है, ये बातें इंपॉर्टेंट है। इसकी दी थी हमें रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने। ये एक और बंदा था, इसने एक्स-रे डायफ्रैक्शन एनालिसिस किया था एक DNA का। एक्स-रे डायफ्रैक्शन एनालिसिस ये क्या होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल लिया जाता है, किसी भी चीज़ का एक मॉलिक्यूल लिया जाता है, उसके ऊपर एक्स-रेज जो होती हैं वो बम्बार्ड करवाई जाती हैं, यानी कि इसके ऊपर डाली जाती हैं। जब इसने इसके ऊपर एक्स-रेज डाली थी तो ये जो एक्स-रेज डालने से कुछ इसके अंदर से डिफ्रैक्ट हो जाती हैं। जब ये डिफ्रैक्ट होती हैं तो इन तमाम को फोटोग्राफिक फिल्म्स होती हैं, उनके ऊपर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ये जो फोटोग्राफिक फिल्म्स होती हैं ना, फिर वो हमें इस मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर बताती हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, किस तरह से जो है वो पाई जाती हैं। इसी तरह इन्होंने रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने एक्स-रे डायफ्रैक्शन एनालिसिस किया था DNA का। इसने एक मॉलिक्यूल लिया था, उसके ऊपर जब उसने एक्स-रे जो थी वो बम्बार्ड करवाई थी और उसने जो है वो DNA का स्ट्रक्चर के बारे में 3D इन्फॉर्मेशन थी, जितनी भी 3D स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने दी थी। रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने ये जो काम किया था एक्स-रे डायफ्रैक्शन एनालिसिस का, ये इसने एक साइंटिस्ट है विल्किंस, ये सब कुछ इसने विल्किंस की लैब में किया था। विल्किंस की लैब में इसने ये इन्फॉर्मेशन सारा जो है वो प्रोसेस करके इसमें DNA के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि DNA जो होता है उसका डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है और इसके एक टन जो होता है वो 3.4 नैनोमीटर का इसका एक टन होता है। टन मतलब कि 3.4 नैनोमीटर के बाद जो है ना उसका एक पूरा टन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन और क्रिक जो था ये दोनों साइंटिस्ट थे, ये जो बल्कि उस वक्त तो आप कह लो कि ये दोनों स्टूडेंट थे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में उस वक्त ये काम कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर DNA का स्ट्रक्चर दिया था जो कि बिल्कुल ठीक है, अभी भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग इनका कहना है कि जो DNA होता है ना वो डबल हेलिक्स होता है, मसलन कि एक इस तरह से चेन, दूसरी इस तरह से, ये होता है DNA का एक स्ट्रक्चर। ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। उसके बाद उसने कहा था ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ना, ये डबल हेलिक्स की फॉर्म में ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ये मौजूद होते हैं। इनके दरमियान में बेसिस होती हैं। दीज आर पॉइंटेड इनवर्ड टुवर्ड ईच अदर। क्या मतलब है इस बात का कि एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर एडनिन है, वो थायमीन के साथ बॉन्ड बना रही है। यहाँ पर गवानीन है, वो जो होती है वो बॉन्ड बनाती है साइटोसिन के साथ। इस हेलिक्स के अंदर जो बेसिस होती हैं दीज आर पॉइंटेड इनवर्ड टुवर्ड ईच अदर। फिर उसने एक बात की थी कि एडनिन हमेशा थायमीन के इक्वल, गवानीन हमेशा साइटोसिन के इक्वल। हम कह सकते हैं जो प्यूरीन्स होती हैं वो हमेशा पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाती है। यहाँ पर भी एक प्यूरीन है, पायरिमिडीन है, यहाँ पर भी एक प्यूरीन है, इसके आगे पायरिमिडीन है। अगर मैं यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्यूरीन लिखूँ तो ये ज़रूरी है कि आगे जो है वो कोई
प्यूरीन होगी। ये पायरिमिडीन और ये प्यूरीन। तो क्या होगा, ये बेसिस के लिए ज़रूरी है कि प्यूरीन हमेशा पायरिमिडीन के साथ होगी, और यही जो बेसिस होती हैं ये इसका डायमीटर जो है वो 2 नैनोमीटर तक मेंटेन करके रखती हैं। ये है इसका डायमीटर जो कि होता है 2 नैनोमीटर। उसके बाद जो इसने बात की थी कि 3.4 की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पर आकर इसका 1 टर्न कंप्लीट होता है, तो ये होता है 3.4 नैनोमीटर का। उसके बाद इन बेसिस के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इस डीएनए के हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं, यानी कि इसकी ब्रेकडाउन से इसको बचा के रखते हैं। उसके बाद उसने कहा था कि दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड ये एक ये, और ये एंटायर पैरेलल होते हैं। एंटायर पैरेलल का मतलब एक 5 से स्टार्ट होता है और वो जाकर 3 पर एंड होता है, दूसरा जो है वो 3 से स्टार्ट होता है, वो जाकर 5 प्राइम पर एंड होता है। तो ये होते हैं कि ये सारे एंटायर पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। देखें ये है ना, ये 3 पर एंड हो रहा है, यहाँ ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखें ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 पर एंड हो रहा है। जो जिसके साथ जो दूसरा स्ट्रैंड अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो जो ये यहाँ पर ये वाला स्ट्रैंड बना रहा है वो फिर 3 उसका ऊपर होगा और 5 उसका नीचे होगा। इस तरह से ये जो होते हैं वो एंटायर पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। अब ये जो बॉन्डिंग बनी है इनकी पर, ये आपस में बॉन्डिंग है ना, इनको अब यहाँ पर मेंटेन करने के लिए बहुत सारी जो है वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस मौजूद होती हैं। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती हैं, आपको पता है कि ये वीक होती हैं, ये कोई इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस नहीं होती। ये जो है ना इतना सा डिस्टेंस, दो बेसिस के जो दरमियान का डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं 0.34 नैनोमीटर का ये डिस्टेंस होता है जो दो बेसिस के दरमियान में पाया जाता है। उसके बाद फिर वही बात है कि जो एडेनिन हमेशा थायमीन के इक्वल है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के इक्वल है। एडेनिन और थायमीन के दौरान जो है वो दरमियान में जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं यानी कि 3 होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान में जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं या फिर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। अच्छा, आपकी बुक में उन्होंने एक बात लिखी ग्रूव की, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। देखिए ये है ग्रूव, ये जो इधर से ये बन रहा है ना, ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये छोटा बनता है एक बड़ा बनता है। तो डीएनए के एक टर्न में एक जो होता है वो माइनर ग्रूव होता है, दूसरा जो होता है ना वो होता है मेजर ग्रूव। मतलब कि ये उनकी जो कंबाइनिंग एरियाज़ होते हैं ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। अच्छा उसके बच्चों, इसको ज़रा हम बुक से देखते हैं, हमने जो है वो बुक में आज क्या क्या पढ़ा है। इसमें हमें केमिकल नेचर ऑफ डीएनए पढ़ा, यहाँ पर फ्रेडरिक माइस्टर की जो है वो हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद पीए लेविन की आ जाती है कि पीए लेविन ने दोबारा से इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड को कह दिया गया था। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि पीए लेविन ने ही इसको न्यूक्लिक एसिड, पीए लेविन ने जस्ट इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन इसका नाम जो न्यूक्लिक एसिड था ना ये फ़ौरन ही पड़ गया था। लाइक फ्रेडरिक माइस्टर की डिस्कवरी के बाद ही न्यूक्लियन को न्यूक्लिक एसिड का जो है ना वो नाम दे दिया था, ये पहले की बात है। पीए लेविन ने जस्ट आकर इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी हैं। देखिए इसमें अभी एक न्यूक्लियोटाइड का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, अगर ये आता है तो आप ये बात लिखेंगे डीएनए आरएनए जो होते हैं मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। और इसमें जो है ना वो आपने फिर ये सारी बातें पायरिमिडीन्स प्यूरीन्स की और ये 5 कार्बन शुगर, ये तमाम बातें इसमें आपने लिखनी हैं। आप चाहे तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस जो होती है कार्बन नंबर 1 पर अटैच होती है, जो फॉस्फेट होता है कार्बन नंबर 5 पर अटैच होता है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सिल है, ये जो हमने बनाया है ये देखें 3 के ऊपर हाइड्रोक्सिल है, 5 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है, और उसके बाद कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है नाइट्रोजन लगी हुई हैं। फिर आगे वो इनके रिएक्शन का बताता है कि ये वाला रिएक्शन के 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किस तरह से अटैच होते हैं, तो ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होते हैं। उसके बाद ये इरविन चरगफ की बातें हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ पर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये एडेनिन का है, ये ग्वानिन का है, और उसके बाद जो है ये साइटोसिन का, ये यूरासिल का, ये थायमीन का। आपने इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे वाला जो है वो याद करना है। साथ में वो ये बना रहा है, ये देखो उन्होंने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको बहुत क्लियर सा बनाकर दिखाया हुआ, ये भी आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। ये सारा रोजलिंड फ्रैंकलिन की ये जो है ये रोजलिंड फ्रैंकलिन ने यहाँ पर सारा बताया हुआ है। और उसके बाद ये वेटसन क्रिक मॉडल, और ये सारे इसको पॉइंट्स बना कर आपने याद करना है। बहुत इजी है, एक बार पढ़ेंगे तो जो आपको अच्छे वाला ये याद हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।